होते हैं? या अगर ये भी पूछ ले क्या सारे वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होते हैं? नहीं। लेकिन अगर उल्टा जाए तो, सारे परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है? यस या नो? जल्दी से आप लोग बताएंगे, जल्दी y या फिर n। सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होते हैं? जल्दी से, सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या सारे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होते हैं? क्या सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होते हैं? चलिए, इंतजार है आप लोगों के कमेंट्स का। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि क्या सारे, हम लोग जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो चलिए अब तो सही है, अब सारे लोग सीख गए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, वीरेंद्र सहवाग का आंसर क्या बात है, यहाँ सारे लोग हैं, कभी धोनी मिल जा रहे हैं, कभी वीरेंद्र सहवाग मिल रहे हैं, कभी, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ फिर ये कौन है, ये स्वाति प्रिया। ये स्वाति बाबू आप ध्यान देंगे, हमारी प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न था कि क्या सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होते हैं? क्यों नहीं होंगे? अरे इसी का तो निकला हुआ पाठ है। वास्तविक संख्या का ही जब पाठ है तो सारा का सारा परिमेय संख्या क्या वास्तविक नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। क्या -3/2 वास्तविक नहीं है? और आपको हम परिभाषा लिखा दिए है ना, क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, जब समूह की बात हो रही है इसका मतलब है कि पूरा का पूरा परिमेय संख्या, सारे के सारे परिमेय संख्या वास्तविक होंगे, सारे के सारे अपरिमेय संख्या वास्तविक होंगे। कहीं पर छाप लीजिए आप लोग कॉपी में, या कहीं पर नोट देके लिख लीजिए, सारे वास्तविक संख्या, नोट में आप लोग लिखेंगे सारे वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकते, सारे वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकते, परंतु सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होते हैं, सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। एक लाइन मन करे और जोड़ लीजिए, आगे नंबर 2 नोट में लिख लीजिए कि सारे वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, परंतु सारे अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कौन सा नंबर है? परिमेय हो गया है, अपरिमेय हो गया है। क्या पूर्णांक और भिन्न को लिखवाना जरूरी है? जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्या पूर्णांक को लिखना जरूरी है? अरे बाबू पूर्णांक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पूर्णांक बाबू हम नहीं लिखवा रहे हैं, क्योंकि पूर्णांक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पूर्णांक में क्या हो जाएगा? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0, ये आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, भिन्न संख्या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसी संख्या जिन्हें हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं उन्हें हम लोग भिन्न संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या आपका कुल मिलाकर के 3 भागों में बटा होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य, जिसका तो कोई परिभाषा बनता ही नहीं है। मतलब जहां ऋणात्मक हो जाएगा -5, -4, -2, -1, -100, -1 लाख, आपका ये हो जाएगा ऋणात्मक। यहाँ है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब है जो पॉजिटिव नंबर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ आपका शून्य है। ये संख्या बाबू हम नहीं लिखवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। धनात्मक पूर्णांक का 2 भाग होता है, एक भाग का नाम आपका होता है पूर्ण संख्या और एक नाम होता है प्राकृत संख्या। अगर जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जिसको लिखना है लिख सकते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। और यहाँ पर है पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या को
जिनको 3.3/4 का रूप में, कोई दिक्कत नहीं शुभम यादव, 3.3/4 का रूप भी अगर आप इसको चेंज कीजिए ये भी आपका भिन्न ही होगा, ये भी आपका भिन्न ही होगा। चलिए आगे देखते हैं पूर्ण संख्या, यानी जिन गिनती की संख्या में जीरो समाहित कर लेने पर, गिनती की संख्या में जीरो समाहित कर लेने पर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जिनको लिखना है लिख सकिए, जिनको नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या में जीरो समाहित कर लेने पर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ से 4 संख्या आ रहा है, ये संख्या आपका पता ही होगा, सम संख्या, बस एग्जाम्पल लिखेंगे, डिफिनेशन नहीं लिखेंगे। ऐसी संख्या जो पूर्ण रूप से 2 से विभाज्य हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उन्हें हम लोग सम संख्या बोलते हैं। 2, 4, 8, 10। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहा था। 1, 3, 5, 7। ठीक है, 1, 3, 5, 7। आगे लिखते हैं, 2 संख्या लिख लिए। आगे लिखते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो एक व खुद को छोड़कर, ऐसी संख्या, अब इसके बारे में जिसको लिखना है लिख लेंगे, ये सब बहुतों को पता नहीं होता है, लिखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक व खुद को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, ऐसी संख्या जो एक व खुद को छोड़कर, ऐसी संख्या एक व खुद के बदले आप स्वयं भी लिख सकते हैं, जो एक संख्या, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक व स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे प्राइम नंबर कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हाँ बिल्कुल छोटे में ही पढ़े होंगे बाबू, लेकिन छोटा होता है। एक कहावत है हमारे गांव तरफ में कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, एक जब छोटा सा चींटी, लाल चींटी आकर के अगर आपको कहीं से अगर कोई कपड़ा के अंदर चले जाए और बस थोड़ा सा आकर के और अपना रूप दिखा दे, चिल्ला जाते हैं, है ना। तो वही होता है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अभी आपको प्राइम नंबर आसान लग रहा होगा, अभी जस्ट आगे जब आपके क्लास 10th का शुरू करेंगे फिर वहां समझेंगे ये प्राइम और कंपोजिट का क्या रिश्ता है भाई साहब। ठीक है, वहां फिर आपको ये रूल आएगा, इसीलिए हम लोग पहले बेसिक से देखेंगे। क्या बाबू बोले, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अभाज्य संख्या एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल 2, अब देखेंगे 2 1 से तो विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है, लेकिन इनके अलावा किसी से विभाज्य नहीं है। 3 या देखें 3 भी 1 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, इसके अलावा कोई संख्या विभाज्य नहीं है। 5 भी 1 से विभाज्य है, 7 भी 1 से विभाज्य। ठीक है, इसका मतलब है सर आप कहां से हैं बाबू, मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है, मेरा जो जन्म स्थान है वो आपका सुपौल डिस्ट्रिक्ट है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट से कोई लोग अगर बिलोंग करते हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट का किशनपुर ब्लॉक, वहां से अगर कोई बिलोंग करते हैं जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर सुपौल डिस्ट्रिक्ट से कोई है तो। ठीक है, मतलब 2, 3, 5, 7 मतलब हो गया क्या, अभाज्य संख्या। भाज्य मतलब क्या हो गया कि अभाज्य को छोड़ करके जितना संख्या बचता है वो आपका भाज्य संख्या कहलाता है। इसका मतलब हो जाएगा 4, 6, 8, 9, ये आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर। आगे बढ़ते हुए चलेगा, ये आपका हो जाएगा। चलिए गुड मॉर्निंग राखी रोय, आपका यहां से हो जाएगा, आपका यहां से हो जाएगा भाज्य संख्या। समझ में आ गया। एक पॉइंट नीचे में तीर का साइन देंगे, एक नीचे में तीर का साइन देंगे और एक चीज लिखेंगे, एक नीचे में तीर का साइन देंगे और एक चीज लिखेंगे, एक चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, एक चीज आप यहां से लिखेंगे, क्या है भाई, हाँ एक चीज तीर का साइन देंगे, लिखेंगे
एकमात्र मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूं, मिस्टर संदीप कुमार। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। यानी अगर अभाज्य संख्या की बात करेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से आप देखेंगे बाबू कि यह जो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ये नंबर 2 दिख रहा है, 2 एकमात्र आपका ऐसा सम संख्या है। कोई आपसे ये पूछे कोई ऐसा सम संख्या का नाम बताओ जो आपका अभाज्य संख्या हो, ठीक है, अभाज्य संख्या हो, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सम अभाज्य संख्या। मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो आपका सम अभाज्य संख्या है। यानी यहां से आपका नंबर का पूर्ण रूप से पोस्टमार्टम हो गया है। अब नंबर आसानी से चल फिर सकता है। आगे हम लोग अब लिखते हैं, आगे हम लोग ये लिखते हैं। अब देखिए, अभी कुछ देर पहले हम आप लोगों को समझाए हैं कि बाबू ये मैथ की क्लास चल रही है, अब बीच में आप लोग पूछने से हिंदी की क्लास कब होगी, ये तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, ये तो बहुत गलत बात है। अब आगे हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का जो सिलेबस है। अब ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस नहीं है, ये आपका नंबर का संख्या का बेसिक कॉन्सेप्ट था। आगे हम लोग लिखते हैं, आगे हम लोग स्टार पॉइंट लिखेंगे और चीजों को अच्छे तरीके से नोट करेंगे। लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक के 2 अति महत्वपूर्ण गुण। धनात्मक पूर्णांक के 2 अति महत्वपूर्ण गुण। धनात्मक पूर्णांक के 2 अति महत्वपूर्ण गुण। अब यदि आपको हम ये नहीं बताए होते, हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर ये नहीं बताए होते कि धनात्मक पूर्णांक होता क्या है, फिर आप सोचते सर ये धनात्मक पूर्णांक क्या है। आपको संख्या पहले से पूरा बता चुके हैं, संख्या आपको पूर्ण रूप से पहले से बता चुके हैं। इसका 2 अति महत्वपूर्ण गुण होता है। एक का नाम होता है, एक का नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी को हम लोग कलन विधि भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलन विधि। कभी कभी आप इसका नाम आपको मिलेगा किताब में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको हम लोग बोलते हैं कलन विधि। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलन विधि। चलिए धन्यवाद कंचन कुमारी। ठीक है, दूसरा आपको होता है, इसको हम लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको ये तो इंपॉर्टेंट पढ़ना ही पढ़ना है। और एक चीज आपका इसका गुण और होता है, एक गुण आपका है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल। अच्छा संदीप कुमार, जरा आप ये बताएंगे या फिर जो भी लोग, आप लोगों को चैप्टर खत्म करना है या फिर समझ के खत्म करना है,
अगर चैप्टर खत्म करने की बात करेंगे बाबू तो यह आपका 2 घंटा में रियल नंबर खत्म हो जाएगा। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि सर आप ये छोड़ दिए या फिर ये खत्म कर दिए, और फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगा ना, मेरे लिए आसान हो जाएगा। जल्दी आपको बोले बाबू आपका रियल नंबर खत्म हो गया, आगे हम लोग शुरू करते हैं। आगे इनसे आपको भला नहीं होने वाला, इनसे मेरा भला होगा, इनसे मेरा भला हो। आपका भला तब होगा जब आप चीजों को समझ समझ के पढ़ेंगे, एक बार दिमाग में छप जाएगा, फिर आपको एग्जाम तक आपके दिमाग से वो निकलने वाला नहीं है, हमेशा आपके दिमाग में छपा हुआ रहेगा। मेरा कोशिश वही रहता है कि सारे बच्चे के दिमाग में वो चीज छप जाए, कभी भी एग्जाम तक आपके दिमाग से वो चीज निकले ही नहीं। बस एक बार आपको क्या कर देना है, एक बार आपको सिर्फ रिवीजन करते रहना बीच बीच में, फिर उसके बाद जो है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको चीजें कभी एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो याद कीजिएगा। जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे बाबू, अगर कोई बात भूल जाएंगे ना, उस टाइम विवेक सर याद आएंगे। अच्छा विवेक सर क्लास में ये बोले थे ना, विवेक सर क्लास में ये बोले थे, विश्वास मानिए यकीन मानिए आपका विवेक सर क्लास में याद, आपके एग्जाम हॉल में याद आने वाले हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे जब मिलते हैं तो सर वहां तो गए लेकिन फार्मूला भूल गए, लेकिन याद की आपके क्लास को, तो आप जो क्लास में इस तरीके से बताते थे कि m इंटू दूर वाला प्लस n इंटू दूर वाला बटा m प्लस n, तो सर आपके क्लास का चीज याद था और वो क्लास का चीज को याद करके क्वेश्चन बना के आए हैं। तो बस यही होता है, अगर आप बाय द वे नहीं भी रिवीजन करते हैं, बस आप क्लास कर रहे होते हैं, तो यकीन मानिए आपका मैथ में 100 में 100 कोई नहीं कर सकता है। आप खुद नोट्स को मिला लीजिए ना, आप खुद अपने नोट्स को देखेंगे कि आपका कितना पेज में आपका 4 ही चैप्टर हुआ है, और 4 चैप्टर में हमको लगता है कि 200 पेज तो पूरा गया होगा, 200 पेज पूरा गया होगा, कम नहीं होता है, 200 पेज पूरा गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलन विधि, हाँ बिल्कुल, यूक्लिड को सर कलन विधि भी कहते हैं, बिल्कुल जयप्रीत मिश्रा बाबू। हम लोग यूक्लिड विधि का एक नाम होता है कलन विधि, यूक्लिड विधि को एक नाम से और जानते हैं कलन विधि। तो ये आपको इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, 1 मिनट। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे यहां से। अब हम लोग शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक चीज याद रखिए बाबू कि आप ये चीज सोचिए कि आपको कुल मिलाकर के मात्र 500 रुपये में ही इतना चीज आपको यहाँ दिया जा रहा है। आप खुद जाके देखिए, आपके गांव में 300 रुपया या 400 रुपया 500 रुपया महीने ले लेते हैं, और 1 महीना आपका कितना पढ़ाई होता है। जाते हैं, टीचर बैठे रहते हैं, अब ये बना लो, ये ऐसे बनेगा। अब कैसे बनेगा वो पता नहीं है, देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे बना लो, ठीक है, देखिए छाप दिए, आके बस निकल गए। ठीक है, फिर भी आप लोग वहां जाकर के देते हैं, खुशी वहां टाइम बिताते हैं, आते हैं। लेकिन अगर ठीक है, आप लोग कहेंगे तो हम आज ही खत्म कर देते हैं, आगे बढ़ जाएंगे, कल से हम लोग नया टॉपिक शुरू करें। कोई बात नहीं, देखते हैं, आज ही हम लोग खत्म करते हैं आगे। तो हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहां से नया टॉपिक लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहां से हम लोग शुरू करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये है क्या, दिमाग में तो एक ही चीज आएगा कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको लिखेंगे, पहले हम लोग कुछ पॉइंट को लिखेंगे। पहले क्या पॉइंट लिखेंगे, पहले एक तीर का चिन्ह देंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है। यूक्लिड विभाजन, अब सब क्लास होगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं,
4,000 रुपया कह रहे हैं कि मैथ और साइंस केवल व केवल मैथ साइंस का नवादा में अखिलेश यादव का कहना है और आप वहां मिला लेंगे कि आपका ठीक है। हम कभी किसी पे कोई कमेंट नहीं है, हमसे एक्स्ट्रा टीचर भरे हुए अरे हम तो कुछ नहीं है, हम तो बस एक आप लोगों के बड़े भैया की तरह थोड़ा बहुत जो जानते हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे एक्स्ट्रा टीचर भरे हुए हैं। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल एचसीएफ बताएंगे, एलसीएम भी बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यानी यहां से आप लिखेंगे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। सबसे पहले सारे लोग ये रटवा देंगे कि बाबू रट लो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका हो गया क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएंगे कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, सबसे पहले इनका लिखेंगे इनका संबंध किससे है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है, पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है। आगे जब पढ़ेंगे आगे देखेंगे, अरे यार आगे लिखेंगे तीर का साइन देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग। अब इसका उपयोग कहाँ होगा भाई, का उपयोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग दो धनात्मक पूर्णांक के महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ। क्या लिखे बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग दो धनात्मक पूर्णांक के महत्तम समावर्त निकालने में किया जाता है, सबसे पहले तो दिमाग में ये चीजों को छाप लें कि सबसे पहले इसका काम कहाँ होता है, तो पहला चीज हम लोग क्या लिखे हैं, पहला पॉइंट हम लोग लिखे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहला पॉइंट लिखे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय पूर्णांकों की विभाज्यता समझ, मतलब यहाँ है कि हम पूर्णांक को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से भाग कर रहे हैं, और जब एक दूसरे से भाग करते हैं वहां आपका क्या आता है, वहां आपका एचसीएफ आता है। यानी पहला चीज हम लोग ये देख लिए कि भाई इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है दो पूर्णांक, कैसा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तो इनका संबंध है दो धनात्मक पूर्णांक की विभाज्यता से संबंधित है। अगला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग दो धनात्मक पूर्णांक के महत्तम समावर्त। कोई पूछे आज के बाद कि अच्छा बाबू जरा ये बता दो कि यूक्लिड विभाजन क्यों पढ़ते हो, क्या बोलेंगे, क्या सर बताए थे गांव में कि बाबू रे एग्जाम में ये पूछेगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को बोलते हैं यूक्लिड, नहीं ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोलना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग होता है दो धनात्मक पूर्णांक के एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है, दो धनात्मक पूर्णांक के एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखें भाई कि ये कहता क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, यूक्लिड विभाजन, मतलब यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, गणितज्ञ अपने नाम पे एक प्रमेय दिए, उनका नाम हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय, या फिर इसको आप ये बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई उल्टा पुल्टा नहीं है। आप यहां से लिखेंगे, आप यहां से चीजों को लिखेंगे, इसके अनुसार
इसके अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल r हो, शेषफल r हो तो r का मान b से छोटा होता है। r का मान b से छोटा होता है। r का मान b से छोटा होता है। आप लोग लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आपको समझा रहा हूं ये होता क्या है। इतना लिखने के बाद यहाँ स्टार पॉइंट लिखेंगे और लिखेंगे दो धनात्मक पूर्णांक a एंड b, दो धनात्मक पूर्णांक a और b, दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q एवं R विद्यमान हैं। R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां पर जो R का मान है वो B के मान से छोटा या 0 या फिर 0 के बराबर हो। इतना पहले छापिए, फिर आपको HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पिंटू कुमार, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए इतना आप लोग लिख लिए हैं तो फिर आगे देखते हैं। आपके सामने ये दिया हुआ था, पहले चीजों को समझेंगे। बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि सर ये क्या क्या है, क्या क्या धनात्मक पूर्णांक है, क्या है नहीं है, ये BQ प्लस R क्या है, जरा समझेंगे। पहले तो यहां समझ लिए। अब ये क्या कहता है जरा देखेंगे। कहता है कि इस यूक्लिड भाई साहब के अनुसार, गणितज्ञ के अनुसार, एक धनात्मक पूर्णांक कोई A है, कोई धनात्मक पूर्णांक A है और इसको यदि किसी धनात्मक पूर्णांक b से हम लोग भाग करते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक a है, यदि हम लोग इससे b से भाग करते हैं तो शेषफल r होता है। तो r का मान b से छोटा होता है और r का मान क्या होता है, b से छोटा होता है। अब ये बात नहीं पता होगा, अब जस्ट बताएंगे। आपका जो विभाजन एल्गोरिथम कहता है वो ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर BQ प्लस R, जहां r का मान
जीरो से बड़ा, छोटा और छोटा बी से छोटा होगा। इसको याद नहीं करना, ये सब किताब में ही छोड़ दीजिए। किताब की बातों को किताब में रहने देते हैं। अब हम अपने ठेठ लैंग्वेज में आते हैं। सीधा सी बात है, हम समझते हैं भाई कि बचपन में क्या पढ़ के आए। किताब की बातों को बस किताब के लिए वो बात दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ का हिंदी में क्या होगा? सचिन यादव, एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्त, एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्त, ठीक है। और इसमें से बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ तक सभी को क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरा ये बताने की कोशिश करें यहाँ तक सभी भाई साहब को क्लियर है। एक टैप करें जल्दी से फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर सभी को क्लियर, जरा देखें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से आगे हम लोग बढ़ते हैं, जरा बताने की कोशिश करें। बीच में थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट भी तो ले लें, है ना। चलिए अब जरा बताने की कोशिश करें। सभी को दिक्कत, किसी को भी दिक्कत? अगर सभी को दिक्कत तो नहीं, अगर किसी को कोई दिक्कत है जरा बताने की कोशिश करें। सबको यहां तक समझ में आ चुका है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे को क्लियर है। चलिए बहुत खुशी बहुत मिलती है अंदर से, है ना, जब क्लास में इतने सारे बच्चे लाइव हों और एक भी बच्चे का कमेंट 2 नहीं आए तो इतना अंदर से खुशी मिलता है कि अरे क्या बात है ना। अंदर से बहुत खुशी मिलती है। ठीक है बाबू, किताब की बातों को किताब के मुबारक अपने ठेठ लैंग्वेज में बात करते हैं, अपने ठेठ लैंग्वेज में बात करते हैं। अब ठेठ लैंग्वेज क्या है जरा देखेंगे। कह रहा था कि कोई संख्या ए है, सही बात है। जब इनको b से भाग देते हैं तो शेषफल r आता है, शेषफल r आता है। आप लोग ऐसे कॉपी में लिखें। ये जो आपका बीच वाला संख्या होता है इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। ये जो आपको संख्या दिख रहा होगा b, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और ये जो आपका दिख रहा होगा q, इसको बोलते हैं भागफल। और ये आपका होता है शेषफल। ये आपका होता है शेषफल, ये आपका होता है शेषफल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये आप समझ में आ गया होगा आपको कि यह जो बीच में जो नंबर से भाग देते हैं, जो नंबर से भाग देते हैं आपका होता है भाजक। b आपका भाजक हो गया। a कोई संख्या है, जब a संख्या को b से भाग देते हैं तो शेषफल r आता है, भागफल q आता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत बच्चे को तो ये नहीं पता है कि भाई r को बीच में रखें, b का मान छोटा है, 0 से बड़ा या बराबर है। ये क्या है भाई? ये है क्या? अब चीजों को समझेंगे, चीजों को समझेंगे कि ये होता क्या है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल, एक संख्या लेते हैं 6, एक संख्या लेते हैं 12। यदि 6 को 2 से भाग भाई, यदि 12 को 6 से भाग दी, आपका शेषफल 0 आया, किसी दिक्कत? यदि एक संख्या लेते हैं 13, 6 दूना 12, शेषफल 1 आ गया। एक संख्या लेते हैं 14, शेषफल 6 दूना 12, शेषफल 2 आ गया। आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है, बस आपको समझना है, आपको समझना है। एक संख्या लेते हैं 15, 15, अरे कुछ लंबा संख्या ले लिए, इतना संख्या लेने की जरूरत क्या है? रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। अरे ये तो पूरा डिलीटे हो गया भाई साहब, अब क्या करें? यही होता है, देखिए डिजिटल जमाना में यही होता है। जितना आसान होता है उतना कभी कभी कष्टदायक भी होता है। अगर मोबाइल में बहुत सारा फोटो है, बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारी यादें छिपी हुई है, यादें समेटी हुई है मोबाइल में, बहुत अच्छा लगता है। कभी गलती से मोबाइल पानी में गिर जाए, कभी गलती से मोबाइल फॉर्मेट होता है तो ऐसा दिल टूटता है, लगता है कि कोई सामने वाला जो दिल टूटता है उससे ज्यादा लगता है यहाँ ये कष्टदायक होता है। ठीक उसी प्रकार देखिए कितना अच्छा से लिख के आए और एक बार यहाँ डिलीट पे क्लिक हुआ, डिलीट पे क्लिक हुआ और सारा का सारा क्लिक हो गया।
सारा का सारा डिलीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आप यहां से तो लिख ही लिए होंगे ना, आप यहां से लिख लिए होंगे a बराबर, चलिए आगे देखते हैं, कोई बात नहीं बाबू। एक संख्या लेते हैं 4, एक लेते हैं 12, इसको 3 से भाग देते हैं, आपका 4 से भाग दिए 0 आ गया। एक संख्या लेते हैं 13, आपको लिखना नहीं बस समझना है। 13 को जब 4 से भाग दिए, 4 तिया 12, शेषफल 1 आ गया। एक संख्या लेते हैं 14, इसको 4 से भाग देते हैं, 4 तिया 12, शेषफल 2 आ गया। एक संख्या लेते हैं 15, 4 से भाग दिए, 4 से भाग दिए, 4 तिया 12, शेषफल 3 आ गया। एक संख्या लेते हैं 16, 4 से भाग दिए, 4 चौका 16, 0, 0 फिर आ गया। फिर आगे बढ़ते चलेंगे, फिर आपका अगर संख्या ले 17, शेषफल 1 आएगा, संख्या ले 18, शेषफल 2 आएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप यहां से बाबू ये देख रहे हैं, यदि किसी संख्या को दूसरे संख्या से अगर भाग करते हैं, यदि संख्या को दूसरे संख्या से अगर हम लोग भाग करते हैं, तो या तो आपका शेषफल 0 आएगा, या शेषफल आपका 0 आएगा, या फिर आपका शेषफल कहां तक आ सकता है, यानी आप कहिएगा गुरुजी जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उस संख्या से एक कम, यानी आपका शेषफल इस बात की फुल गारंटी देता है कि या तो शेषफल आपका 0 आएगा, या अधिकतम कितना आएगा, अधिकतम उतना ही आएगा, यानी जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उनसे एक कम, उनसे एक कम, उनसे एक कम आपका क्या हो जाएगा। जैसा देखें, या तो 0 आया, या 1 आया, या 2 आया, या 3 आया, क्या 4 शेषफल आया? क्यों? क्योंकि 4 शेषफल आने का मौका ही नहीं दिया ये भाई साहब ने। जैसे ही नंबर 16 हुआ, 4 4 जा 16, फिर तो ये 0 कर दिया, फिर तो 0 का, इसका मतलब यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि जिस संख्या से भागफल दे रहे होते हैं वो संख्या कभी भी शेषफल के रूप में नहीं आएगा, कभी भी शेषफल के रूप में नहीं आएगा। जरा यहां से देखते हैं। अब हम लोग खुद से, अब हम लोग जरा सा देखें, जब आप यहां पे सीख रहे थे कि कोई संख्या a था, जब a से हम लोग a को b से भाग देते, आपका भागफल q आ रहा था और शेषफल r आ रहा था, शेषफल r आ रहा था। यानी यहां से आप समझेंगे कि ये जो r का मान है बाबू, ये जो r का मान है इनसे छोटा होगा। जिधर मुंह खुला होता है यानी गोलगप्पा की तरह, गोलगप्पा खाए ना जिसको हम बोलते हैं गुपचुप, खाए होंगे, तो गोलगप्पा की तरह जिधर मुंह खुला होता है वो आपका बड़ा होता है। जैसे देखिए बड़ा मतलब है r छोटा है b बड़ा है, यानी r का मान जो है हमेशा b से छोटा होगा। क्लियर? आगे r का जो मान है वो क्या 0 होगा? बिल्कुल होगा। कब तक है इसको लॉक कर देंगे, आगे से इसको लॉक कर देंगे। ठीक, चलिए ध्यान दें बाबू, यानी यह जो r का मान है हर हाल में b से छोटा होगा। सही बात है, अभी आपको जस्ट टेलर दिखा चुके हैं, r का मान जो है b से छोटा होगा। क्या होते हैं, या अगर ये भी पूछ ले क्या सारे वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होते हैं? नहीं। लेकिन अगर उल्टा जाए तो सारे परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है? यस या नो? जल्दी से आप लोग बताएंगे, जल्दी y या फिर n। सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होते हैं? जल्दी से, सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या सारे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होते हैं? क्या सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होते हैं? चलिए इंतजार है,
आप लोगों के कमेंट्स का जल्दी से आप लोग बताएंगे कि क्या सारे हम लोग जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो चलिए अब तो सही है, अब सारे लोग सीख गए हैं, अब सारे लोग सीख गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए वीरेंद्र सहवाग का आंसर क्या बात है, यहाँ सारे लोग हैं, कभी धोनी मिल जा रहे हैं, कभी वीरेंद्र सहवाग मिल रहे हैं, कभी चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ फिर ये कौन, ये स्वाति प्रिया, ये स्वाति बाबू आप ध्यान देंगे, हमारी प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न था कि क्या सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होते हैं? क्यों नहीं होंगे? अरे इसी का तो निकला हुआ पाठ है, वास्तविक संख्या का ही जब पाठ है तो सारा का सारा परिमेय संख्या क्या वास्तविक नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। क्या -3/2 वास्तविक नहीं है? और आपको हम परिभाषा लिखा दिए है ना, क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, जब समूह की बात हो रही है इसका मतलब है कि पूरा का पूरा परिमेय संख्या, सारे के सारे परिमेय संख्या वास्तविक होंगे, सारे के सारे अपरिमेय संख्या वास्तविक होंगे। कहीं पर छाप लीजिए आप लोग कॉपी में, या कहीं पर नोट देके लिख लीजिए, नोट देके लिख लीजिए, सारे वास्तविक संख्या, नोट में आप लोग लिखेंगे सारे वास्तविक संख्या, सारे वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकते, सारे वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकते, परंतु सारे परिमेय संख्या, परंतु सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होते हैं, सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। एक लाइन मन करे और जोड़ लीजिए, आगे नंबर 2 नोट में लिख लीजिए कि सारे वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, परंतु सारे अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकते हैं, परंतु सारे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कौन सा नंबर है? परिमेय हो गया है, अपरिमेय हो गया है। क्या पूर्णांक और भिन्न को लिखवाना जरूरी है? जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्या पूर्णांक को लिखना जरूरी है? अरे बाबू पूर्णांक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पूर्णांक बाबू हम नहीं लिखवा रहे हैं, पूर्णांक हम नहीं लिखवा रहे हैं, क्योंकि पूर्णांक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पूर्णांक में क्या हो जाएगा? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0, ये आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, भिन्न संख्या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसी संख्या जिन्हें हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं उन्हें हम लोग भिन्न संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या आपका कुल मिलाकर के 3 भागों में बटा होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य, जिसका तो कोई परिभाषा बनता ही नहीं है। मतलब जहां ऋणात्मक हो जाएगा -5, -4, -2, -1, -100, -1 लाख, आपका ये हो जाएगा ऋणात्मक। यहाँ है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब है जो पॉजिटिव नंबर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ आपका शून्य है। ये संख्या बाबू हम नहीं लिखवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। धनात्मक पूर्णांक का 2 भाग होता है, एक भाग का नाम आपका होता है पूर्ण संख्या और एक नाम होता है प्राकृत संख्या। अगर जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जिसको लिखना है लिख सकते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। और यहाँ पर है पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या को जिनको 3.3/4 का रूप में, कोई दिक्कत नहीं शुभम यादव, 3.3/4 का रूप भी अगर आप इसको चेंज कीजिए ये भी आपका भिन्न ही होगा, ये भी आपका भिन्न ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण संख्या यानी जिन गिनती की संख्या में 0 समाहित कर लेने पर, गिनती की संख्या में 0 समाहित कर लेने पर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जिनको लिखना है लिख सकिए, जिनको नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या में 0 समाहित कर लेने पर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ से 4 संख्या आ रहा है, ये संख्या आपका पता ही होगा, सम संख्या, बस एग्जाम्पल लिखेंगे, डिफिनेशन नहीं लिखेंगे। ऐसी संख्या जो पूर्ण रूप से 2 से विभाज्य हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उन्हें हम लोग सम संख्या बोलते हैं। 2 4 8 10, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे
विषम संख्या कहा था 1 3 5 7, ठीक है 1 3 5 7। आगे लिखते हैं, दो संख्या लिख लिए, आगे लिखते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो एक व खुद को छोड़कर, ऐसी संख्या। अब इसके बारे में जिसको लिखना है लिख लेंगे, ये सब बहुतों को पता नहीं होता है। लिखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक व खुद को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, ऐसी संख्या जो एक व खुद को छोड़कर, ऐसी संख्या एक व खुद के बदले आप स्वयं भी लिख सकते हैं, जो एक संख्या, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक व स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे प्राइम नंबर कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हाँ बिल्कुल छोटे में ही पढ़े होंगे बाबू, लेकिन छोटा होता है, एक कहावत है हमारे गांव तरफ में कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ठीक है। एक जब छोटा सा चींटी, लाल चींटी आकर के अगर आपको कहीं से अगर कोई कपड़ा के अंदर चले जाए और बस थोड़ा सा आकर के और अपना रूप दिखा दे, चिल्ला जाते हैं, है ना। तो वही होता है, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। अभी आपको प्राइम नंबर आसान लग रहा होगा, अभी जस्ट आगे जब आपके क्लास 10th का शुरू करेंगे फिर वहां समझेंगे ये प्राइम और कंपोजिट का क्या रिश्ता है भाई साहब, ठीक है। वहां फिर आपको ये रूल आएगा, इसीलिए हम लोग पहले बेसिक से देखेंगे। क्या बाबू बोले, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अभाज्य संख्या एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल 2, अब देखेंगे 2 1 से तो विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है, लेकिन इनके अलावा किसी से विभाज्य नहीं है। 3 या देखें 3 भी 1 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, इसके अलावा कोई संख्या विभाज्य नहीं है। 5 भी 1 से विभाज्य है, 7 भी 1 से विभाज्य, ठीक है। इसका मतलब है सर आप कहां से हैं बाबू, मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है, मेरा जो जन्म स्थान है वो आपका सुपौल डिस्ट्रिक्ट है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट से कोई लोग अगर बिलोंग करते हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट का किशनपुर ब्लॉक, वहां से अगर कोई बिलोंग करते हैं जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर सुपौल डिस्ट्रिक्ट से कोई है तो, ठीक है। मतलब 2 3 5 7 मतलब हो गया क्या, अभाज्य संख्या। भाज्य मतलब क्या हो गया कि अभाज्य को छोड़ करके जितना संख्या बचता है वो आपका भाज्य संख्या कहलाता है। इसका मतलब हो जाएगा 4 6 8 9, ये आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर। आगे बढ़ते हुए चलेगा, ये आपका हो जाएगा, चलिए गुड मॉर्निंग राखी रोय, आपका यहां से हो जाएगा, आपका यहां से हो जाएगा भाज्य संख्या। समझ में आ गया। एक पॉइंट नीचे में तीर का साइन देंगे, एक नीचे में तीर का साइन देंगे और एक चीज लिखेंगे, एक नीचे में तीर का साइन देंगे और एक चीज लिखेंगे, एक चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, एक चीज आप यहां से लिखेंगे, क्या है भाई, हाँ एक चीज तीर का साइन देंगे, लिखेंगे 2 एकमात्र, मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूं, मिस्टर संदीप कुमार। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। यानी अगर अभाज्य संख्या की बात करेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां से आप देखेंगे बाबू कि यह जो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ये नंबर 2 दिख रहा है, 2 एकमात्र आपका ऐसा सम संख्या है। कोई आपसे ये पूछे कोई ऐसा सम संख्या का नाम बताओ जो आपका अभाज्य संख्या हो, को अभाज्य संख्या हो, ठीक है, अभाज्य संख्या हो, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा,
ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सम आभास संख्या। मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो आपका सम आभास संख्या है, यानी यहां से आपका नंबर का पूर्ण रूप से पोस्टमार्टम हो गया है। अब नंबर आसानी से चल फिर सकता है। आगे हम लोग अब लिखते हैं, आगे हम लोग ये लिखते हैं। अब देखिए, अभी कुछ देर पहले हम आप लोगों को समझाए हैं कि बाबू ये मैथ की क्लास चल रही है, अब बीच में आप लोग पूछने से हिंदी की क्लास कब होगी, ये तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, ये तो बहुत गलत बात है। अब आगे हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का जो सिलेबस है। अब ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस नहीं है, ये आपका नंबर का संख्या का बेसिक कॉन्सेप्ट था। आगे हम लोग लिखते हैं, आगे हम लोग स्टार पॉइंट लिखेंगे और चीजों को अच्छे तरीके से नोट करेंगे। लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक के 2 अति महत्वपूर्ण गुण। धनात्मक पूर्णांक के 2 अति महत्वपूर्ण गुण। धनात्मक पूर्णांक के 2 अति महत्वपूर्ण गुण। अब यदि आपको हम ये नहीं बताए होते, हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर ये नहीं बताए होते कि धनात्मक पूर्णांक होता क्या है, फिर आप सोचते सर ये धनात्मक पूर्णांक क्या है। आपको संख्या पहले से पूरा बता चुके हैं, संख्या आपको पूर्ण रूप से पहले से बता चुके हैं। इसका 2 अति महत्वपूर्ण गुण होता है। एक का नाम होता है, एक का नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को हम लोग कलन विधि भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलन विधि। कभी कभी आप इसका नाम आपको मिलेगा किताब में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको हम लोग बोलते हैं कलन विधि। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलन विधि। चलिए धन्यवाद कंचन कुमारी। ठीक है, दूसरा आपको होता है, इसको हम लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको ये तो इंपॉर्टेंट पढ़ना ही पढ़ना है। और एक चीज आपका इसका गुण और होता है, एक गुण आपका है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल। अच्छा संदीप कुमार, जरा आप ये बताएंगे या फिर जो भी लोग, आप लोगों को चैप्टर खत्म करना है या फिर समझ के खत्म करना है? अगर चैप्टर खत्म करने की बात करेंगे बाबू, तो यह आपका 2 घंटा में रियल नंबर खत्म हो जाएगा। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि सर आप ये छोड़ दिए या फिर ये खत्म कर दिए, और फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगा ना, मेरे लिए आसान हो जाएगा। जल्दी आपको बोले बाबू आपका रियल नंबर खत्म हो गया, आगे हम लोग शुरू करते हैं। आगे इनसे आपको भला नहीं होने वाला, इनसे मेरा भला होगा। इनसे मेरा भला हो, आपका भला तब होगा जब आप चीजों को समझ के पढ़ेंगे। एक बार दिमाग में छप जाएगा, फिर आपको एग्जाम तक आपके दिमाग से वो निकलने वाला नहीं है, हमेशा आपके दिमाग में छपा हुआ रहेगा। मेरा कोशिश वही रहता है कि सारे बच्चे के दिमाग में वो चीज छप जाए, कभी भी एग्जाम तक आपके दिमाग से वो चीज निकले ही नहीं। बस एक बार आपको क्या कर देना है, एक बार आपको सिर्फ डिवीजन करते रहना बीच बीच में, फिर उसके बाद जो है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको चीजें कभी एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो याद कीजिएगा। जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे बाबू, अगर कोई बात भूल जाएंगे ना, उस टाइम विवेक सर याद आएंगे। अच्छा विवेक सर क्लास में ये बोले थे ना
विवेक सर क्लास में ये बोले थे, विश्वास मानिए, यकीन मानिए, आपका विवेक सर क्लास में याद, आपके एग्जाम हॉल में याद आने वाले हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे जब मिलते हैं तो सर वहां तो गए लेकिन फार्मूला भूल गए, लेकिन याद की आपके क्लास को, तो आप जो क्लास में इस तरीके से बताते थे कि m इंटू दूर वाला प्लस n इंटू दूर वाला बटा m प्लस n, तो सर आपके क्लास का चीज याद था और वो क्लास का चीज को याद करके क्वेश्चन बना के आए हैं। तो बस यही होता है, अगर आप बाय द वे नहीं भी रिवीजन करते हैं, बस आप क्लास कर रहे होते हैं, तो यकीन मानिए आपका मैथ में 100 में 100 कोई नहीं कर सकता है। आप खुद नोट्स को मिला लीजिए ना, आप खुद अपने नोट्स को देखेंगे कि आपका कितना पेज में आपका 4 ही चैप्टर हुआ है, और 4 चैप्टर में हमको लगता है कि 200 पेज तो पूर गया होगा, 200 पेज पूर गया होगा, कम नहीं होता है, 200 पेज पूर गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलन विधि, हाँ बिल्कुल, यूक्लिड को सर कलन विधि भी कहते हैं, बिल्कुल जयप्रीत मिश्रा बाबू, हम लोग यूक्लिड विधि का एक नाम होता है कलन विधि, यूक्लिड विधि को एक नाम से और जानते हैं कलन विधि। तो ये आपको इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, एक मिनट, चलिए आगे हम लोग लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे यहां से। अब हम लोग शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक चीज याद रखिए बाबू कि आप ये चीज सोचिए कि आपको कुल मिलाकर के मात्र 500 रुपये में ही इतना चीज आपको यहाँ दिया जा रहा है। आप खुद जाके देखिए, आपके गांव में 300 रुपया या 400 रुपया 500 रुपया महीने ले लेते हैं, और एक महीने आपका कितना पढ़ाई होता है। जाते हैं, टीचर बैठे रहते हैं, अब ये बना लो, ये ऐसे बनेगा, अब कैसे बनेगा वो पता नहीं है, लेकिन ऐसे बनेगा, ऐसे बना लो, ठीक है, देखिए छाप दिया, आके बस निकल गए। ठीक है, फिर भी आप लोग वहां जाकर के देते हैं, खुशी वहां टाइम बिताते हैं, आते हैं। लेकिन अगर ठीक है, आप लोग कहेंगे तो हम आज ही खत्म कर देते हैं, आगे बढ़ जाएंगे, कल से हम लोग नया टॉपिक शुरू करें। नहीं देखते हैं, आज ही हम लोग खत्म करते हैं आगे। तो हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहां से नया टॉपिक लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहां से हम लोग शुरू करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये है क्या, दिमाग में तो एक ही चीज आएगा कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग कुछ पॉइंट को लिखेंगे। पहले क्या पॉइंट लिखेंगे, पहले एक तीर का चिन्ह देंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है। यूक्लिड विभाजन, अब सब क्लास होगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ₹4,000 कह रहे हैं कि मैथ और साइंस केवल व केवल मैथ साइंस का नवादा में अखिलेश यादव का कहना है, और आप वहां मिला लेंगे कि आपका ठीक है। हम कभी किसी पे कोई कमेंट नहीं है, हमसे एक्स्ट्रा टीचर भरे हुए, अरे हम तो कुछ नहीं है, हम तो बस एक आप लोगों के बड़े भैया की तरह थोड़ा बहुत जो जानते हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे एक्स्ट्रा टीचर भरे हुए हैं, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल एचसीएफ बताएंगे, एलसीएम भी बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यानी यहां से आप लिखेंगे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। सबसे पहले
सारे लोग ये रटवा देंगे कि बाबू रट लो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका हो गया क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएंगे कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनका प्रयोग कहाँ होता है। सबसे पहले इनका लिखेंगे इनका संबंध किससे है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पूर्णांकों की विभाज्यता, पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है, से पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है। आगे जब पढ़ेंगे आगे देखेंगे, अरे यार आगे लिखेंगे तीर का साइन देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग, अब इसका उपयोग कहां होगा भाई, का उपयोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग दो धनात्मक पूर्णांक के, दो धनात्मक पूर्णांक के महत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ, क्या लिखे बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग दो धनात्मक पूर्णांक के, दो धनात्मक पूर्णांक के महत्तम समावर्त निकालने में किया जाता है, निकालने में किया जाता है। सबसे पहले तो दिमाग में ये चीजों को छाप लें कि सबसे पहले इसका काम कहाँ होता है, इसका काम कहाँ होता है। तो पहला चीज हम लोग क्या लिखे हैं, पहला पॉइंट हम लोग लिखे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पहला पॉइंट लिखे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय पूर्णांकों की विभाज्यता समझ, मतलब यहाँ है कि हम पूर्णांक को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से भाग कर रहे हैं, और जब एक दूसरे से भाग करते हैं वहां आपका क्या आता है, वहां आपका एचसीएफ आता है। यानी पहला चीज हम लोग ये देख लिए कि भाई इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है दो पूर्णांक, कैसा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तो इनका संबंध है दो धनात्मक पूर्णांक की विभाज्यता से संबंधित है। अगला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग दो धनात्मक पूर्णांक के महत्तम समावर्त। कोई पूछे आज के बाद, अच्छा बाबू जरा ये बता दो कि यूक्लिड विभाजन क्यों पढ़ते हो, क्या बोलेंगे, क्या सर बताए थे गांव में कि बाबू रे एग्जाम में ये पूछेगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को बोलते हैं यूक्लिड, नहीं ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोलना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग होता है दो धनात्मक पूर्णांक के एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है, दो धनात्मक पूर्णांक के एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखें भाई कि ये कहता क्या है, नाम से ही स्पष्ट है यूक्लिड विभाजन, मतलब यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, गणितज्ञ अपने नाम पे एक प्रमेय दिए, उनका नाम हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय, या फिर इसको आप ये बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई उल्टा पुल्टा नहीं है। आप यहां से लिखेंगे, आप यहां से चीजों को लिखेंगे, इसके अनुसार इसके अनुसार इसके अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को एक धनात्मक पूर्णांक a को एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से को किसी दूसरे धनात्मक
इसे द्वितीय धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विभाजित किया जाता है कि इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल r हो, शेषफल r हो तो r का मान b से छोटा होता है। r का मान b से छोटा होता है। r का मान b से छोटा होता है। आप लोग लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको समझा रहा हूं ये होता क्या है। इतना लिखने के बाद यहाँ स्टार पॉइंट लिखेंगे और लिखेंगे दो धनात्मक पूर्णांक a एंड b, दो धनात्मक पूर्णांक a और b, दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q एवं R विद्यमान हैं। R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहां पर जो R का मान है वो B के मान से छोटा या जीरो या फिर जीरो के बराबर हो। इतना पहले छापिए। फिर आपको HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पिंटू कुमार, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए इतना आप लोग लिख लिए हैं तो फिर आगे देखते हैं। आपके सामने ये दिया हुआ था, पहले चीजों को समझेंगे। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि सर ये क्या क्या है, क्या क्या धनात्मक पूर्णांक है, क्या है नहीं है, ये BQ प्लस R क्या है, जरा समझेंगे। पहले तो यहां समझ लिए। अब ये क्या कहता है जरा देखेंगे। कहता है कि इस यूक्लिड भाई साहब के अनुसार, गणितज्ञ के अनुसार, एक धनात्मक पूर्णांक कोई A है, कोई धनात्मक पूर्णांक A है और इसको यदि किसी धनात्मक पूर्णांक b से हम लोग भाग करते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक a है, यदि हम लोग इससे b से भाग करते हैं तो शेषफल r होता है। तो r का मान b से छोटा होता है और r का मान क्या होता है? b से छोटा होता है। अब ये बात नहीं पता होगा, अब जस्ट बताएंगे। आपका जो विभाजन एल्गोरिथम कहता है वो ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है। एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा, छोटा और छोटा b से छोटा होगा। इसको याद नहीं करना है, ये सब किताब में ही छोड़ दीजिए। किताब की बातों को किताब में रहने देते हैं। अब हम अपने ठेठ लैंग्वेज में आते हैं। सीधा सी बात है, हम समझते हैं भाई कि बचपन में क्या पढ़ के आए। किताब की बातों को बस किताब के लिए वो बात दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। HCF का हिंदी में क्या होगा? सचिन यादव, HCF को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्त, LCM को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्त। ठीक है, और इसमें से बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
यहाँ सभी को क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरा ये बताने की कोशिश करें यहाँ तक सभी भाई साहब को क्लियर है। एक टैप करें जल्दी से फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर सभी को क्लियर, जरा देखें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से आगे हम लोग बढ़ते हैं, जरा बताने की कोशिश करें। बीच में थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट भी तो ले लें, है ना? चलिए अब जरा बताने की कोशिश करें। सभी को दिक्कत, किसी को भी दिक्कत, अगर सभी को दिक्कत तो नहीं, अगर किसी को कोई दिक्कत है जरा बताने की कोशिश करें। सबको यहाँ तक समझ में आ चुका है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे को क्लियर है। चलिए बहुत खुशी बहुत मिलती है अंदर से, है ना? जब क्लास में इतने सारे बच्चे लाइव हों और एक भी बच्चे का कमेंट 2 नहीं आए तो इतना अंदर से खुशी मिलता है कि अरे क्या बात है ना? अंदर से बहुत खुशी मिलती है। ठीक है बाबू, किताब की बातों को, किताब के मुबारक, अपने ठेठ लैंग्वेज में बात करते हैं। अपने ठेठ लैंग्वेज में बात करते हैं। अब ठेठ लैंग्वेज क्या है जरा देखेंगे। कह रहा था कि कोई संख्या ए है, सही बात है। जब इनको b से भाग देते हैं तो शेषफल r आता है, शेषफल r आता है। आप लोग ऐसे कॉपी में लिखें। ये जो आपका बीच वाला संख्या होता है इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। ये जो आपको संख्या दिख रहा होगा b, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और ये जो आपका दिख रहा होगा q, इसको बोलते हैं भागफल। और ये आपका होता है शेषफल। ये आपका होता है शेषफल। ये आपका होता है शेषफल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ये आप समझ में आ गया होगा आपको कि यह जो बीच में जो नंबर से भाग देते हैं, जो नंबर से भाग देते हैं आपका होता है भाजक। b आपका भाजक हो गया। a कोई संख्या है, जब a संख्या को b से भाग देते हैं तो शेषफल r आता है, भागफल q आता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत बच्चे को तो ये नहीं पछता है कि भाई r को बीच में रखें, b का मान छोटा है, 0 से बड़ा या बराबर है। ये क्या है भाई? ये है क्या? अब चीजों को समझेंगे, चीजों को समझेंगे कि ये होता क्या है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, एक संख्या लेते हैं 6, एक संख्या लेते हैं 12। यदि 6 को 2 से भाग दी, भाई यदि 12 को 6 से भाग दी, आपका शेषफल 0 आया, किसी दिक्कत? यदि एक संख्या लेते हैं 13, 6 दूना 12, शेषफल 1 आ गया। एक संख्या लेते हैं 14, शेषफल 6 दूना 12, शेषफल 2 आ गया। आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है, बस आपको समझना है, आपको समझना है। एक संख्या लेते हैं 15, अरे कुछ लंबा संख्या ले लिए, इतना संख्या लेने की जरूरत क्या है? रुकिए 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकिए। अरे ये तो पूरा डिलीट हो गया भाई साहब, अब क्या करें? यही होता है, देखिए डिजिटल जमाना में यही होता है। जितना आसान होता है उतना कभी कभी कष्टदायक भी होता है। अगर मोबाइल में बहुत सारा फोटो है, बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारी यादें छिपी हुई है, यादें समेटी हुई है मोबाइल में, बहुत अच्छा लगता है। कभी गलती से मोबाइल पानी में गिर जाए, कभी गलती से मोबाइल फॉर्मेट होता है तो ऐसा दिल टूटता है, लगता है कि कोई सामने वाला जो दिल टूटता है उससे ज्यादा लगता है यहाँ ये कष्टदायक होता है। ठीक उसी प्रकार देखिए कितना अच्छा से लिख के आए और एक बार यहाँ डिलीट पे क्लिक हुआ और सारा का सारा क्लिक हो गया, सारा का सारा डिलीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आप यहाँ से तो लिख ही लिए होंगे ना, आप यहाँ से लिख लिए होंगे a बराबर। चलिए आगे देखते हैं, कोई बात नहीं बाबू। एक संख्या लेते हैं 4, एक लेते हैं 12, इसको 3 से भाग देते हैं, आपका 4 से भाग दिए 0 आ गया। एक संख्या लेते हैं 13, आपको लिखना नहीं बस समझना है। 13 को जब 4 से भाग दिए, 4 दिया 12, शेषफल 1 आ गया। एक संख्या लेते हैं 14,
इसको 4 से भाग देते हैं, 4 तिया 12, शेषफल 2 आ गया। एक संख्या लेते हैं 15, 4 से भाग दिए, 4 से भाग दिए, 4 तिया 12, शेषफल 3 आ गया। एक संख्या लेते हैं 16, 4 से भाग दिए, 4 चौका 16, 0 0 फिर आ गया। फिर आगे बढ़ते चलेंगे, फिर आपका अगर संख्या ले 17, शेषफल 1 आएगा, संख्या ले 18, शेषफल 2 आएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप यहां से बाबू ये देख रहे हैं, यदि किसी संख्या को दूसरे संख्या से अगर भाग करते हैं, यदि संख्या को दूसरे संख्या से अगर हम लोग भाग करते हैं, तो या तो आपका शेषफल 0 आएगा, या शेषफल आपका 0 आएगा, या फिर आपका शेषफल कहां तक आ सकता है, यानी आप कहिएगा गुरुजी जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उस संख्या से एक कम, यानी आपका शेषफल इस बात की फुल गारंटी देता है कि या तो शेषफल आपका 0 आएगा, या अधिकतम कितना आएगा, अधिकतम उतना ही आएगा, यानी जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उनसे एक कम, उनसे एक कम आपका क्या हो जाएगा। जैसा देखें, या तो 0 आया, या 1 आया, या 2 आया, या 3 आया, क्या 4 शेषफल आया? क्यों? क्योंकि 4 शेषफल आने का मौका ही नहीं दिया ये भाई साहब ने। जैसे ही नंबर 16 हुआ, 4 4 जा 16, फिर तो ये 0 कर दिया, फिर तो 0 का, इसका मतलब यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि जिस संख्या से भागफल दे रहे होते हैं वो संख्या कभी भी शेषफल के रूप में नहीं आएगा, कभी भी शेषफल के रूप में नहीं आएगा। जरा यहां से देखते हैं। अब हम लोग खुद से, अब हम लोग जरा सा देखें, जब आप यहां पे सीख रहे थे कि कोई संख्या a था, जब a से हम लोग a को b से भाग देते, आपका भागफल q आ रहा था और शेषफल r आ रहा था, शेषफल r आ रहा था। यानी यहां से आप समझेंगे कि ये जो r का मान है बाबू, ये जो r का मान है किनसे छोटा होगा? जिधर मुंह खुला होता है यानी गोलगप्पा की तरह, गोलगप्पा खाए ना, जिसको हम बोलते हैं गुपचुप, खाए होंगे, तो गोलगप्पा की तरह जिधर मुंह खुला होता है वो आपका बड़ा होता है। जैसे देखिए बड़ा मतलब है r छोटा है b बड़ा है, यानी r का मान जो है हमेशा b से छोटा होगा। क्लियर? आगे r का जो मान है वो क्या 0 होगा? बिल्कुल होगा। कब तक है? इसको लॉक कर देंगे, आगे से इसको लॉक कर देंगे। ठीक, चलिए ध्यान दे बाबू। यानी यह जो r का मान है हर हाल में b से छोटा होगा। सही बात है, अभी आपको जस्ट टेलर दिखा चुके हैं, r का मान जो है b से छोटा होगा। क्या